हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की। चैप्टर 15 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग चैप्टर 13 और 14 में जो है क्लाइमेट और वेदर को लेकर बात कर चुके हैं और मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट जो कंसेप्ट हैं हमारे वो सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं इन दो चैप्टरों में लगभग डिस्कस हो चुके हैं। अब यहाँ से जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 15 से आगे को, इसमें अलग अलग जो वर्ल्ड है, मतलब पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसको अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है और उन्हीं अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में मतलब कहाँ पर वो क्लाइमेटिक जोन पाया जाता है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, बारिश कितनी रहती है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वहाँ के लोग जो है उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, यही सब हम जो है अब अगले जो हमारे 10-11 चैप्टर बचे हुए हैं उनमें पढ़ेंगे, अलग अलग रीजन के अलग अलग क्लाइमेट के बारे में। तो कंसेप्ट्स तो हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि ये चीज़ों को पढ़ना है, जानना है और मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ याद रखना है, क्योंकि याद जब तक हम रखेंगे तभी हम उसके अगर आंसर वगैरह पूछे जाए हमसे तभी हम आंसर उसके लिख सकते हैं, अदरवाइज आंसर हम उसके नहीं लिख पाएंगे, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट बनता है जहाँ पर अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मतलब बहुत थोड़ा बहुत कुछ कंसेप्ट रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज कंसेप्ट नहीं है। अब आपको इसमें याद करने वाला काम जो है वो करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर खुद को एनरोल नहीं किया है, तो उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस चैप्टर ऑफ द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट पार्ट 1 के साथ। देखिए, द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर के पास होगा ये, है ना। इतना तो नाम से समझ पा रहे हैं। और इक्वेटर के पास आपको पता है, ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए हॉट है, और वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है इसलिए वेट है। तो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए क्या है। The equatorial hot wet climate is found between 5 and 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। मैंने आपको पहले भी बताया कि इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटर से लगभग 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और 5 से 10 डिग्री साउथ तक जो है ये पाया जाता है। दैट इज योर इक्वेटोरियल हॉट वेट क्लाइमेट। इसका जो ग्रेटेस्ट एक्सटेंट है वो आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो अमेजन फॉरेस्ट है, साउथ अमेरिका का जो अमेजन फॉरेस्ट है, वहाँ के लोलैंड्स एरियाज में। कॉन्गो आप चले जाइए, कॉन्गो मतलब आपका अफ्रीका में आ जाइए। देन मलेशिया और द ईस्ट इंडीज़, ये आप आ जाइए बेसिकली एशिया की तरफ, है ना। स्पेसिफिकली हम बात करें अगर साउथ ईस्ट एशिया की तो वहाँ पर। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पर नीचे आपको मैप में दिखाई हुई गई है। ये आपका बेसिकली जो है दिस इज़ योर अमेजन वाला एरिया, ये आपका जो है कॉन्गो वाला एरिया है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ योर मलेशिया, और ये जो पूरा का पूरा ईस्ट इंडीज़ है ना, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, सारे आइलैंड वगैरह यहाँ पर है, तो दिस इज़ योर ईस्ट इंडीज़। तो ये 3 रीजन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि दिस इज़ योर लाइन ऑफ इक्वेटर। तो इक्वेटर के ही ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे वाला एरिया है। तो आई होप आप इसको समझ पाए। अब आगे देखिए क्या दिया है, फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से थोड़ा दूर अगर हम चलें, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑनशोर ट्रेड विंड्स गिव राइज टू अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट विद मॉनसूनल इन्फ्लुएंस। यानी कि अगर इक्वेटर से थोड़ा सा दूर जाए, उसके थोड़ा दूर की बात करें, तो वहां पर बेसिकली हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि ट्रेड विंड्स होती हैं, और ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन क्या होते हैं, या तो ये होता है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, और या फिर ये होता है दैट इज साउथ ईस्ट। दीज आर योर ट्रेड विंड्स। तो जो ऑन शोर ट्रेड विंड्स होंगे उसकी वजह से क्या होगा कि वहां का जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा और उसमें मॉनसूनल इन्फ्लुएंसेस आ जाएंगे। विद इन द ट्रॉपिक्स अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल हाईलैंड्स जो हैव अ डिस्टिंक्टिवली कूलर क्लाइमेट। हाईलैंड्स मतलब जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा होगी, तो वहां पर थोड़ा सा ठंडक
होगी, कूलर होगा। जैसे कि मलेशिया के ही अगर हम कैमरून हाईलैंड्स की बात कर लें, मतलब हम क्या कह रहे हैं, ऊपर हमने क्या बोला यहाँ पर कि मलेशिया जो है इट हैज़ दी हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, लेकिन उसी में अगर हम हाईलैंड की बात कर ले, कैमरून हाईलैंड की, तो वहां पर टेम्परेचर या वहां का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा कैसा होगा, ठंडा होगा। सिमिलरली नॉर्दर्न एंडीज में आप आ जाइए या फिर केनियन हाईलैंड आ जाइए ईस्ट अफ्रीका में, यहाँ पर थोड़ा सा चीजें क्या होंगी, थोड़ा सा कूलर होगा। ये नीचे जो फिगर दी है उसी में ये सारा का सारा रीजन आपको दिया हुआ है जहां पर हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, वो मैं आपको नीचे मैप में दिखा चुका हूं। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है वो देख लीजिए। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज इट्स ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो साल भर एक जैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो मीन मंथली टेम्परेचर है वो ऑलवेज अराउंड 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बना रहता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमने एक टर्म देखा मीन मंथली टेम्परेचर, तो मीन मंथली टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री के आसपास है, मतलब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। आप मीन डेली टेम्परेचर निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद आप मंथ का निकाल सकते हैं, तो ये आप चीज़ जो है वो कर सकते हैं। हमने पीछे के जो चैप्टर्स पढ़े हैं 13, 14, वहाँ पर हम ये कंसेप्ट समझ चुके हैं कि मीन मंथली टेम्परेचर वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है और ये सब, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इस एरियाज़ का जो मीन मंथली टेम्परेचर है वो लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहेगा और उसमें वेरिएशन बहुत कम है, विद वेरी लिटिल वेरिएशन। इसीलिए बोला गया है कि टेम्परेचर में क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। देयर इज नो विंटर, यहाँ पर कोई भी विंटर नहीं होती, मतलब सर्दी नाम की चीज़ यहाँ पर नहीं होती। क्लाउडीनेस एंड हैवी प्रेसिपिटेशन हेल्प टू मॉडरेट द डेली टेम्परेचर सो दैट इवन एट द इक्वेटर इटसेल्फ द क्लाइमेट इज नॉट अनबियरेबल, मतलब यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और साथ ही साथ बादल वगैरह भी लगे रहते हैं। हैवी प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है ना। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ नॉट टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, और इस वजह से क्या है कि डेली टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। और इक्वेटर पर अगर हम बात करें तो क्लाइमेट अनबियरेबल नहीं है, यानी कि अगर गर्मी ही गर्मी पड़ेगी और बारिश अगर नहीं होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और क्लाइमेट जो है वो कैसा हो जाएगा, अनबियरेबल हो जाएगा, मतलब असहनीय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लाउडीनेस रहती है, बारिश होती रहती है, इस वजह से। इसके बाद इन एडिशन रेगुलर लैंड एंड सी ब्रीजेस असिस्ट इन मेंटेनिंग आर ट्रूली इक्वेबल क्लाइमेट। लैंड और सी ब्रीज जो है वो यहाँ पर लगातार चलती रहती है। लैंड और सी ब्रीज के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा है, पिछले चैप्टर में देखा है ना। तो इससे भी क्या है कि टेम्परेचर जो है वो लगभग इक्वल सा बना रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं आता। जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कम है। डायरनल रेंज मतलब दिन का और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड सो इज़ द एनुअल रेंज, और एनुअल रेंज भी जो है, यानी कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसा भी नहीं है। साल भर लगभग जो टेम्परेचर है वो एक जैसा बना रहेगा, और वैसे भी यहाँ पर तो सर्दी है ही नहीं, है ना। अब इसके बाद ये दो फिगर आपको दिए गए हैं 122A एंड 122B। ये क्या बताते हैं, दे शो द रिदम ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड इन टू डिफरेंट इक्वेटोरियल रीजन्स। एक आपका कोलालमपुर है जो थोड़ा सा लो लैंड है, मतलब समुद्र के पास है, समुद्र तल के पास है, और दूसरा जो है दैट इज अ हाईलैंड, दैट इज एट बोगोटा। ये आपको दिया हुआ है साउथ अमेरिका में, है ना। ये चीज़ जो है आपके मैप की जो बात हो रही है वो ये वाले मैप है, ठीक है। ये वाले फिगर है 122A और 122B। अब आप इन फिगर्स को बड़े आराम से देखिए, इनमें आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ तो ये दिख रही है, मैं आपको मतलब यहाँ पर फिगर में समझा देता हूँ कि क्या दिख रहा है, उसके बाद जो वहाँ पर लिखा हुआ है वो आप समझ जाएंगे। पहली चीज़ तो आपको ये दिख रही है कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो लगभग दो जगह पीक कर रही है। एक तो यहाँ पर पीक हो रहा है और एक यहाँ पर पीक हो रहा है, मतलब ज़्यादा बारिश जो है वो साल में 2 बार हो रही है। ये कहाँ की बात है, दिस इज़ द लो लैंड कुआलालंपुर। इसी के बाद अगर आप बोगोटा देख लें, इट इज़ अ हाईलैंड स्टेशन, लेकिन यहाँ पर भी यही फीचर आपको देखने को मिल रहा है कि एक बार यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, एक बार यहाँ पर। तो एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा जो फीचर आपको बताया जा रहा है वो ये है कि आप, ये है टेम्परेचर की लाइन, है ना। लगभग आप टेम्परेचर की लाइन देखिए, ऑलमोस्ट कैसी है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा स्ट्रेट है ना। तो यानी कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, लो लैंड है तो टेम्परेचर है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। और वहीं अगर हम बात कर लें
ये जो हाईलैंड है वहाँ पर जो लाइन है वो लगभग वो भी स्ट्रेट है, यानी कि वेरिएशन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर जो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है वो कम है, बट ये फिर भी ये 5 डिग्री 6 डिग्री नहीं होगा, दिस विल बी 50। ये जीरो जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ठीक है, ये 50 60 70 80 90 ऐसा है। तो मतलब वहाँ पर ऊपर हमने देखा कि टेम्परेचर कितना था, वहाँ पर टेम्परेचर था 80 डिग्री के आसपास जो एनुअल मीन बना हुआ था। यहाँ पर कितना है, वो लगभग 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। तो ये एक फ़ायदा है, मतलब ये एक फ़ायदा क्या है कि ये हम कह सकते हैं एक डिफरेंस है, एक वेरिएशन है, क्योंकि ये हाईलैंड है और हाईलैंड में हमें पता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है ना, मतलब जो ऊंचाई वाले इलाके होंगे वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अब इसी के ऊपर एक लाइन और दी हुई है, ये क्या है कि जब हम इन टेम्परेचर्स को सी लेवल पर लेके आते हैं, हमें पता है कि जब हम एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि ये टेम्परेचर जो है कम है। अब हम नीचे को अगर इसी टेम्परेचर को लेके आएंगे तो ये वेरिएशन थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए लिखा गया है कि एक्चुअल टेम्परेचर इतना है और सी लेवल पर अगर हम उसको लाते हैं तो टेम्परेचर इतना हो जाता है। अब यही चीज़ जो है वो पीछे लिखी हुई है, वहाँ पर उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, द यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर इज अपेरेंट एट वंस, यानी कि हम टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी तो एक ही बार में देख पा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया सीधी लाइन बन रही है। कुआलालंपुर जो है उसका हॉटेस्ट मंथ लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है और कूलेस्ट मंथ जो है वो 78 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है। तो एनुअल रेंज आप देख सकते हैं नॉट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हमेशा साल भर वहाँ का टेम्परेचर जो है लगभग एक सा बना रहेगा। जो मीन मंथली टेम्परेचर फॉर बोगोटा आर कंपेरेटिवली लो बिकॉज ऑफ इट्स एल्टीट्यूडिनल डिफरेंस। वही मैंने आपको बताया कि वहाँ का जो मीन मंथली टेम्परेचर है बोगोटा का वो लगभग कितना है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है ना। कम क्यों है, क्योंकि एल्टीट्यूड की वजह से वो एंडीज माउंटेन पर लोकेटेड है और समुद्र तल से, सी लेवल से लगभग 8730 फीट की ऊंचाई पर उसका जो एनुअल रेंज है वो भी कम है। एनुअल रेंज तो लगभग 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ही है कि हाईएस्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लोएस्ट 57 है। तो ये इसका एनुअल रेंज है, मतलब एनुअल रेंज दोनों का कम है। लेकिन कुआलालंपुर जो एक लो लैंड एरिया है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मीन मंथली टेम्परेचर ज़्यादा है। और वेयर एज जो बोगोटा है जिसका ये एक क्या है, हाईलैंड एरिया है, यानी कि पहाड़ी इलाके पे है ये, तो इसका जो मीन मंथली टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम है। अभी जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन मतलब जो मैंने आपको बोगोटा में सबसे ऊपर की लाइन दिखाई थी कि सी लेवल पर इसको हम ले जा रहे हैं, वो इसने लिखा है डॉटेड पर, वो वहाँ पर दिख तो नहीं रही है डॉटेड, है ना। द डॉटेड लाइन इन द टेम्परेचर ग्राफ शोज इट्स टेम्परेचर रिड्यूस टू सी लेवल। मैंने आपको बताया कि सी लेवल पर जब हम लाएंगे तो टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स टेकन फ्रॉम द वेरियस इक्वेटोरियल स्टेशंस इंक्लूड दैट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल, यानी कि अलग अलग जगह से भी हम अगर ये इक्वेटोरियल स्टेशंस में, मतलब जो इक्वेटोरियल के रीजन्स है वहाँ पर अगर अलग अलग जगह से भी हम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर को देखते हैं तो वहाँ से क्या पता लगता है कि वो बहुत कम है। सिंगापुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, एनुअल रेंज सिर्फ 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जकार्ता की बात कर लीजिए तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्विटो की बात कर लीजिए 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कोलंबो की बात कर लीजिए 3.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसलिए बहुत कम है। और अगर हम ओशियंस के ऊपर चले जाएँ तो रेंज और भी कम हो जाएगी, है ना। जैसे कि जलुइड इन द मार्शल आइलैंड पैसिफिक ओशियन रिकॉर्ड्स अ रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओनली 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि आपको चीज़ें पता है कि ओशन के ऊपर रेंज कम और क्यों है, क्योंकि ओशन है या पानी है, मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह से क्या होगा, इट विल हैव मोर मॉडरेटिंग इफेक्ट, है ना। कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट तो होगा नहीं। कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर जो है बढ़ता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा होगी और सर्दी उतनी ही कम होगी, मतलब ठंडी उतनी ज़्यादा होगी और गर्मी भी उतनी ज़्यादा होगी, तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ पर पानी है, ओशन है, तो वहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसी की वजह से क्या है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो उतना ही कम रहेगा। कहाँ पर, समुद्र के पास वाले इलाकों में। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अब इसके बाद यही चीज़ यहाँ पर दी थी। अब इसके बाद बात हो गई है टेम्परेचर की। अब बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। प्रेसिपिटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, हैवी होती है, बिटवीन 60 इंचेस एंड 100 इंचेस एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि बारिश ज़्यादा भी हो रही है और साल भर बारिश हो रही है। आप इन फिगर से भी देख सकते हैं, आपको कोई भी महीना ऐसा नहीं दिखाई देगा जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। बारिश हमेशा हो रही है ना, बारिश हमेशा हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है।
देयर इज नो मंथ विदाउट रेन, कोई भी ऐसा महीना नहीं है जब बारिश नहीं हो रही है। एंड डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन लाइक दोज ऑफ द सवाना और द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इज एब्सेंट। यानी कि जैसे आगे हम आगे जाके पढ़ेंगे, सवाना क्लाइमेट है, देन वी हैव द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। वहां पर क्या होता है कि कुछ महीने ऐसे हैं जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बारिश हाँ कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, लेकिन साल भर बारिश होती रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 पीरियड्स ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल भी देखने को मिल रहे हैं, अप्रैल में और अक्टूबर में। ये दोनों फिगर में आप यही देख सकते हैं कि लगभग अप्रैल के आसपास ज़्यादा बारिश हो रही है, और इधर आप देखिए कि लगभग अक्टूबर के आसपास ज़्यादा बारिश हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि अप्रैल के महीने में और अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि बारिश साल भर हो रही है, 2 महीनों में लगभग ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन विदाउट रेन वाले मंथ ऐसे कोई भी नहीं है। इसके बाद क्या लिखा है देखिए, ये इस फिगर में दिया हुआ है, और ये चीज़ लिखी गई है कि ये जो बारिश हो रही है वो शॉर्टली आफ्टर द इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्स मतलब आपको पता है जब सन ओवरहेड होता है इक्वेटर के ऊपर, तो एक बार ये मार्च में होता है और एक बार ये सितंबर में होता है। मार्च में लगभग ये 22-23 मार्च के आसपास, और सितंबर में लगभग 20-21 सितंबर के आसपास होता है, दैट इज इक्विनॉक्स। तो उसी के बाद, क्योंकि मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, तो वहाँ पर भी ज़्यादा बारिश हो रही है। और लीस्ट रेनफॉल्स एट जून एंड दिसंबर सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस मतलब क्या होता है ना, जून सॉलिस्टिस मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, दिसंबर सॉलिस्टिस मतलब सन उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो जून में भी लगभग ये 22 जून के आसपास, दिसंबर में लगभग 22 दिसंबर 21 दिसंबर के आसपास, दीज आर द सॉलिस्टिस, है ना। यहाँ पर सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और यहाँ पर सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, है ना। तो इस समय के बाद लगभग क्या होता है, ऐसे महीने हैं जहाँ पर बारिश सबसे कम हो रही है। The double rainfall peaks coinciding with the equinoxes are a characteristic feature of the equatorial climate, not found in any other type of climate। अब देखिए, कहीं पर अगर आपको इस तरीके के क्लाइमेट का आंसर लिखने को मिलता है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया लाइन है कि एक तो इसमें डबल रेनफॉल पीक है, मतलब साल में 2 महीने ऐसे हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो एक तो ये इसका यूनिक फीचर है, और दूसरा यूनिक फीचर ये है कि वो जो डबल रेनफॉल के पीक है वो इक्विनॉक्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। इक्विनॉक्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो बाकी किसी भी और टाइप के क्लाइमेट में नहीं पाए जाते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। बट दिस सिंपल पैटर्न में बी अपसेट बाय लोकल कंडीशंस। अब लोकल कंडीशन से थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि कोटा भारू या केलांटन रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून at the end of the year and Rangoon Burma from the southwest monsoon between June and September। तो लोकल विंड्स की वजह से, क्योंकि मानसून कुछ नहीं है, मानसून आर जस्ट योर लोकल विंड्स, तो लोकल कंडीशंस की वजह से या लोकल विंड्स की वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं पैटर्न में। अदरवाइज जो जनरल पैटर्न है वो यहीं पर जो मैंने आपको बताया कि 2 पीक वगैरह है, इक्विनॉक्स के बाद ज़्यादा बारिश होती है, वही चीज़ है। अब इसके बाद एज वन गोज फर्दर नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, पर्टिकुलरली इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स open to the influences of the trades, the tendency is towards a monsoonal pattern with the heaviest rainfall coming in the summer months July, June and August in the northern hemisphere and December, January and February in the southern hemisphere। यानी कि वही बात है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ को और जाएं या साउथ की तरफ को जाएं, तो वहाँ पर जो ये ट्रेड विंड्स का इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, और उससे हमारा जो रेनफॉल है वो मॉनसूनल पैटर्न में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा बारिश जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त में होती है ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आई थिंक बताया था कि जब भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जिक्र करें तो आपको इंडिया याद रखना है, उससे आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से ध्यान रहेंगी। अब इंडिया मतलब इंडिया में आपको पता है कि जून, जुलाई, अगस्त में क्या होते हैं, बरसात का सीज़न होता है, बारिश का मौसम होता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बारिश उस समय होती है। और सर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी के आसपास सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब उसके बाद ड्यू टू द ग्रेट हीट इन द इक्वेटोरियल बेल्ट, मॉर्निंग्स आर ब्राइट एंड सनी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ग्रेट हीट पड़ रही है इक्वेटोरियल बेल्ट पे, तो यहाँ की जो सुबह होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और सनी होती है। फॉग वगैरह यहाँ पर देखने को ऐसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। देयर इज मच इवेपोरेशन एंड कन्वेक्शनल एयर करेंट्स आर सेट अप, फॉलोड बाय हैवी डाउनपोर्स ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल इन द आफ्टरनून्स फ्रॉम द टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। यानी कि सुबह तो क्या है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, सनी है,
अब जितनी ज़्यादा ब्राइट और जितना ज़्यादा सनी होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, है ना, इवेपोरेशन होगा। और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उससे फिर क्या बनेगा, कन्वेक्शनल एयर करंट बनेगा और उससे फिर कन्वेक्शनल रेन होगी। दिन के समय पे बहुत ज़्यादा जो है भारी बारिश हो सकती है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको डिटेल में अब ये नहीं बताऊंगा कि कन्वेक्शनल रेन क्या होती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होते हैं, ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट पिछले 2 चैप्टर्स में आ चुके हैं। अब यहाँ पर उनका हम सिर्फ एप्लीकेशन देखेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर है। और ये जो टॉरेंशियल शावर्स हैं या जो टॉरेंशियल रेन हो रही है उसके साथ साथ थंडर एंड लाइटनिंग भी होगी, यानी कि बिजली भी चमकेगी और साथ ही साथ बादल भी बहुत तेजी से गरजेंगे। एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड इन वन सिंगल आफ्टरनून मे बी एज मच एज द डेजर्ट्स रिसीव फॉर द एंटायर ईयर। और एक दिन में यहाँ पर इतनी बारिश हो सकती है कि जिसको अगर हम कंपेयर करें किसी डेजर्ट के साथ, किसी डेजर्ट में उतनी बारिश एक साल में भी नहीं होती जितनी यहाँ पर एक ही दिन में हो जाती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल तो हो ही रही है, उसके साथ साथ जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल भी हो सकता है। इन एडिशन देयर आर सम इंटरमिटेंट शावर्स फ्रॉम साइक्लोनिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ एयर करंट्स इन द डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स के रीजन में जो एयर करंट्स हैं वो आपस में कभी कन्वर्ज करते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, फ्रंट्स वगैरह बनेंगे, है ना, फ्रंट्स वगैरह बनेंगे तो उससे कुछ साइक्लोनिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंसेस वगैरह भी हो सकते हैं और उससे भी थोड़ा बहुत बारिश जो है वो पड़ सकती है। अब इन एरियाज की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कॉन्स्टेंटली हाई है, बहुत ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ओवर 80% के आसपास, तो मेकिंग वन फील स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल। मतलब अगर बहुत ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, आपको स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा होगा तो हमेशा चिपचिपा सा बना रहेगा, है ना, स्टिकी रहेगा और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल लगेगा। मोनोटोनस क्लाइमेट है, मोनोटोनस मतलब एक जैसा क्लाइमेट बना हुआ है। ऑपरेसिव एंड इनर्वेटिंग, मतलब अगर आपने कभी खुद भी देखा होगा, अगर आप कभी बहुत ज़्यादा गर्मी में रह रहे हैं या एक जैसे ही क्लाइमेट में रह रहे हैं, स्पेसिफिकली गर्म क्लाइमेट में जहाँ पर आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको एनर्जेटिक फील नहीं होता, तुरंत थोड़ी देर के बाद आप लगता है कि थक गए, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी से जो है स्वेटिंग वगैरह, वाटर लिक्विड जो है बहुत बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है, एनर्जी कम कर देता है। तो वही चीज़ है, दैट इज ऑपरेसिव एंड इनर्वेटिंग। टेक्सेस वंस ओन मेंटल अलर्टनेस, और मेंटल अलर्टनेस भी आपकी ज़्यादा नहीं रह पाती, फिजिकल कैपेबिलिटी भी आपकी थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन कोस्ट के पास अगर हम बात करें तो रिफ्रेशिंग सी ब्रीज जो है वो थोड़ा सा राहत जरूर देती है। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द वाइट सेटलर्स जो है हुज बॉडीज आर एट्यून टू कूलर एंड मोर वेरिड कंडीशंस टेक टू द कूलर हाईलैंड्स व्हेनेवर दे कैन। तो इसलिए ऐसी जगहों पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो हिल एरियाज होते हैं या जो आप कहें कि हिल्स पे बने हुए कुछ टूरिस्ट स्पॉट वगैरह होते हैं, वहाँ पर लोग अक्सर चले जाते हैं जब भी मतलब उनको वीकेंड में अगर टाइम मिला, है ना, या कभी भी स्कूल में बच्चों की छुट्टियाँ हुई या कुछ भी हुआ तो वहाँ पर लोग चले जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, साल भर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई है, तो आपको थोड़ा बहुत राहत चाहिए, और वो राहत पाने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप ऐसे ठंडे इलाकों में जा सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम बात कर लेंगे इक्वेटोरियल वेजिटेशन की। हमने टेम्परेचर देख लिया, प्रेसिपिटेशन देख लिया कि कितना यहाँ पर तापमान रह रहा है, कितनी बारिश हो रही है, ये देख लिया। अब इसकी यहाँ पर वेजिटेशन देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। देखिए, हाई टेम्परेचर एंड अबंडेंट रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन सपोर्ट अ लग्जूरियंट टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बारिश बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर भी हाई है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके की वेजिटेशन होती है। बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं हैवी वेजिटेशन होता है, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अमेजन का जो लेवलैंड है, अमेजन का रेन फॉरेस्ट तो वैसे भी आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है। फॉरेस्ट इतना डेंस है एंड सो कंप्लीट इन इट्स वेजिटेशन एक्सट्रावेगेंस दैट अ स्पेशल टर्म सेल्वास इज यूज्ड। उसके लिए टर्म यूज किया जाता है सेल्वास, क्योंकि वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, घना है और इतना ज़्यादा कंप्लीट है उसकी वेजिटेशनल एक्स्ट्रावेगेंस, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगी। अनलाइक द टेम्परेट रीजन्स द ग्रोइंग सीजन हेयर इज ऑल ईयर राउंड। टेम्परेट रीजन्स में आप देखेंगे तो ग्रोइंग सीजन जो है वो हमेशा नहीं होता, मतलब फसल उगाने का एक सीजन होगा, साल भर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि साल भर होता है।
सीडिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड डीकेइंग डू नॉट टेक प्लेस इन अ सीजनल पैटर्न। मतलब ये कि किसी भी फल पेड़ में जो है बीज आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, है ना, या फिर फल आ रहे हैं, या फिर वो सड़ रहे हैं, वो एक सीजनल पैटर्न के तौर पर नहीं होता जैसे कि टेम्परेट रीजन वगैरह में होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि सम ट्रीज मे बी इन द फ्लावर वाइल अदर्स ओनली अ फ्यू यार्ड्स अवे मे बी बियरिंग फ्रूट। तो ऐसा होगा, यानी कि कुछ अलग अलग, क्योंकि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रजाति के जो है पेड़ पौधे हैं, तो कुछ में ऐसा हो सकता है कि फूल लग रहे होंगे, कुछ में ऐसा हो सकता है कि फल आ रहे होंगे, लेकिन साल भर यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। देयर इज नाइदर ड्राउट, सूखा भी नहीं पड़ता क्योंकि वेट क्लाइमेट है, तो सूखा पड़ने का तो मतलब ही नहीं है, और साथ ही साथ कोल्ड भी नहीं है क्योंकि हॉट क्लाइमेट है ना, तो कोल्ड कहाँ से होगा। टू चेक द ग्रोथ इन एनी पार्ट ऑफ द ईयर, टू चेक द ग्रोथ मतलब कि या तो देखिए फसल कब नहीं हो सकती, कहीं पर भी अगर हम बात करें किसी भी पेड़ में फसल कब नहीं हो सकती है, या आप कहें कि फ्रूट्स कब नहीं हो सकते, फ्रूट्स फ्लावर्स, या तो सूखा पड़ जाए या फिर ठंडी हो जाए, है ना, या तो ठंड पड़ जाए या सूखा पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर साल भर पेड़ों में फल फूल जो है सब कुछ लगता रहता है। अब जो करेक्टरिस्टिक फीचर है इक्वेटोरियल वेजिटेशन का वो नीचे समराइज किया है 3-4 पॉइंट्स में, इनको हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी की पाई जाती है। इक्वेटोरियल वेजिटेशन कंप्राइजेज अ मल्टीट्यूड ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज क्या होते हैं, जो हमेशा हरे रहते हैं। अब एवरग्रीन ट्रीज का कंसेप्ट क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट होता है डेसिडुअस ट्रीज या डेसिडुअस फॉरेस्ट। उसमें क्या है कि सारे के सारे जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते एक ही साथ गिराते हैं। तो हमें एक सीजन ऐसा होता है कि जब सारे के सारे पेड़ बिल्कुल पत्तों से खाली हो जाते हैं, है ना। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट या एवरग्रीन ट्रीज क्या होता है कि उसमें कुछ पेड़ जो है अपने पत्ते कभी गिराएंगे, कुछ पत्ते कभी गिराएंगे, तो मतलब पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो कभी भी नेकेड नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर है एवरग्रीन ट्रीज। और यहाँ पर ट्रॉपिकल हार्डवुड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैगनी, एबनी, ग्रीन हार्ट, कैबिनेट वुड, डाइवुड, इस तरीके के पेड़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। कुछ स्मॉल पाम ट्रीज भी हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं जैसे लियानास और रटन, विच में बी हंड्रेड्स ऑफ फीट लॉन्ग, एंड एपीफाइटिक एंड पैरासाइटिक प्लांट्स। एपीफाइटिक और पैरासाइटिक प्लांट्स मतलब ऐसे होते हैं जो दूसरे पेड़ पर रहते हैं, दैट लिव ऑन अदर प्लांट्स। इस तरीके की चीज भी देखने को मिलेंगी। और ट्रीज के अंडर में बहुत सारे फर्न्स, ऑर्चिड्स और ललांग तरीके की चीजें जो है ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इसमें डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट है। मतलब देखिए, फ्रॉम द एयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपीयर्स लाइक अ थिक कैनोपी ऑफ फॉलिएज ब्रोकन ओनली वेयर इट इज क्रॉस्ड बाय लार्ज रिवर्स और क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। यानी कि अगर आप इसको हवा से देखें, कभी आप अगर इसके ऊपर से ट्रेवल कर रहे हो और हवा से इसको अगर देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, थिक कैनोपी दिखाई देगी। कैनोपी मतलब होता है कि पेड़, आपको ऊपर से पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे बहुत सारे, नीचे जमीन दिखेगी ही नहीं। और कहाँ पर नहीं दिखेगा, यानी कि वो पेड़ या जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर नहीं दिखेगा, जहाँ पर से अगर कोई बहुत बड़ी लार्ज रिवर जा रही है वहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, या फिर कोई ऐसा एरिया जो कल्टीवेशन करने के लिए, मतलब कोई क्रॉप वगैरह उगाने के लिए अगर क्लियर किया गया है तो वहाँ पर आपको ज़मीन दिखेगी, अदरवाइज आपको ज़मीन बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अब सारे के सारे प्लांट्स जो है वो स्ट्रगल करेंगे अपवर्ड फॉर सनलाइट, रिजल्टिंग इन अ पिक्यूलर लेयर अरेंजमेंट। क्योंकि प्लांट्स जो है बहुत सारे हैं और सनलाइट तो सभी को चाहिए, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ को जाने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। तो वहाँ पर एक लेयर अरेंजमेंट बन जाएगा। जो टॉलेस्ट ट्रीज है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग हाइट के पेड़ दिखाए हुए हैं। यही एक तरीके से लेयर अरेंजमेंट है। तो जो टॉलेस्ट ट्रीज है, जो जब से सबसे बड़ा ट्री है, उसकी हाइट लगभग 150 फीट तक हो सकती है। उसके जो स्लेंडर ट्रंक है, पियर्स स्काईवर्ड्स एंड वाइड स्प्रेड ब्रांचेस एट द टॉप। स्लेंडर ट्रंक मतलब जो उसका पतला सा तना है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये तना है इसका पतला सा, है ना, ये ऊपर की तरफ को जा रहा है और टॉप में इसकी बहुत सारी फिर क्या होंगी, ब्रांचेस बनी हुई होंगी। द स्मॉलर ट्रीज बीनीथ फ्रॉम द नेक्स्ट लेयर, जो इनसे छोटे पेड़ होंगे वो इसकी अगली लेयर बनाएंगे। And the ground is rooted with ferns and herbaceous plants which can tolerate shade। और ग्राउंड पर क्या होंगे कि कुछ फर्न्स वगैरह लगे होंगे, है ना, कुछ ऐसे हर्बेशियस प्लांट्स होंगे, मतलब हर्ब्स की तरह प्लांट होंगे जो शेड को भी टॉलरेट कर सकते हैं, जो शेड में भी उग सकते हैं। अब शेड क्यों में उग सकते हैं, एक वाली बात क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि पेड़ इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े बड़े हैं, तो ज़मीन तक तो धूप पहुँचेगी ही नहीं, है ना। और ज़मीन तक धूप नहीं पहुँचेगी तो ज़मीन में सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके के प्लांट्स जो है वो रह सकते हैं, वो उग सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जो शेड को टॉलरेट कर पाए।
अब इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि बिकॉज द ट्रीज कट आउट मोस्ट ऑफ द सनलाइट द अंडर ग्रोथ इज नॉट डेंस। और ये जो हर्बेशियस प्लांट्स वगैरह है या जो फर्न्स वगैरह जमीन में होते हैं ये बहुत ज्यादा घने नहीं है। क्यों नहीं है घने? इसलिए घने नहीं है क्योंकि ट्रीज जो है वो ज्यादातर सनलाइट को तो ब्लॉक कर देते हैं, वो जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती, तो इसलिए उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। इसके बाद है मल्टीपल स्पीशीज। Unlike the temperate forest, where only a few species occur in a particular area, the trees in the tropical rainforest are not found in pure stands of a single species। यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट में होता क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही प्रजाति के, एक ही स्पीशीज के पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सिंगल स्पीशीज के कोई आपको प्योर स्टैंड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप बात करें कि मलेशियन जंगल का एक एग्जाम्पल दिया है, as many as 200 species of trees may be found in an acre of forest। यानी कि 1 एकड़ का अगर फॉरेस्ट का एरिया है तो वहां पर पेड़ों की 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रजातियां हैं। अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रॉपिकल टिम्बर इज अ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको मान लीजिए पेड़ की लकड़ी चाहिए, टिम्बर चाहिए, तो आपको एक तरीके का पेड़ चाहिए। अगर आपके पास एक तरीके के कुछ पेड़ होंगे तो आप उनको सबको काट सकते हैं और उसमें से टिम्बर को निकाल सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 200 पेड़ है या 200 प्रजाति पेड़ की है और उसमें से अलग अलग पेड़ हैं। अगर आपको पूरे एक एकड़ की जमीन पे अगर मान लीजिए सिर्फ 3 या 4 एक प्रजाति के पेड़ मिलते हैं तो आप उनका फिर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या कॉमर्शियल यूज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको ये लग सकता है कि पेड़ इतने ज़्यादा है ना, पेड़ इतने ज़्यादा है तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या कॉमर्शियल यूज टिम्बर का बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ट्रीज जो है, वैरायटीज़ कहें या स्पीशीज कहें, वो पाई जाती हैं। इसकी वजह से कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इतना आसान नहीं है। अब ये मैनी ऑफ द ट्रॉपिकल हार्डवुड जो है वो पानी के ऊपर रेडिली फ्लोट भी नहीं करते। दिस मेक्स दी हॉलेज एन एक्सपेंसिव मैटर। हॉलेज मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। वो पानी के ऊपर बहुत आसानी से तैरते भी नहीं है, तो इसकी वजह से उनको अगर हम ट्रांसपोर्ट करें तो वो भी इतना आसान नहीं है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी ट्रॉपिकल कंट्रीज आर नेट टिम्बर इम्पोर्टर्स। तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्रीज है वो नेट टिम्बर इम्पोर्टर है, मतलब वो ज़्यादातर टिम्बर क्या करती है, इम्पोर्ट करती है, क्योंकि उनके पास यूज़ करने के लिए ही नहीं है। एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात रही, है ना। इसके बाद फॉरेस्ट क्लियरिंग्स। मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्जिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड आइदर फॉर लुम्बरिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इनको क्लियर किया गया है लुम्बरिंग के लिए। लुम्बरिंग मतलब वही है कि हम पेड़ वगैरह काट रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ निकाल रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसका। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कॉमर्शियल यूज़ के लिए, है ना, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसी के लिए इनको क्लियर किया जाता है। अब व्हेन दीज क्लियरिंग्स आर अबंडेंट, यानी कि पेड़ आपने काटे एक बार, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी या आपने कुछ लुम्बरिंग वगैरह करी, तो उसके बाद वो पेड़ अगर आप जगह को खाली छोड़ के चले गए तो वहां पर क्या होगा, लेस लग्जूरियंट सेकेंडरी फॉरेस्ट, जिनको मलेशिया में बेलूकर बोला जाता है, वो वहां पर उग जाते हैं। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट ट्रीज एंड वेरी डेंस अंडर ग्रोथ। यानी कि यहाँ पर ट्रीज अब कैसे हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं, मतलब बड़े बड़े पेड़ थे, हमने उनको काटा, वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक समय के लिए एक जगह को यूज करते हैं, फिर वहां की जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, तो फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जब हम उसको दूसरी जगह छोड़ के चले जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि सेकेंडरी फॉरेस्ट बनते हैं। सेकेंडरी फॉरेस्ट जिनको मलेशिया में क्या बोलते हैं, बेलूकर। और वहां पर अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जो हमारा वर्जिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था वहां पर क्या थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, अंडर ग्रोथ बहुत छोटी थी, क्योंकि सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि शॉर्ट ट्रीज हो गए, और शॉर्ट ट्रीज हो गए तो इसीलिए जो हमारा अंडर ग्रोथ है वो डेंस हो गया। क्यों डेंस हो गया, क्योंकि नीचे तक अब क्या हो रहा है, रोशनी पहुंच रही है, सनलाइट पहुंच रही है, तो उसकी वजह से जो अंडर ग्रोथ है, अंडर ग्रोथ इज नथिंग बट जो छोटे छोटे आपके हर्ब्स वगैरह या जो फर्न्स वगैरह जमीन पर उगते हैं वो होते हैं अंडर ग्रोथ। तो वो अब बहुत ज्यादा क्या हो गए, डेंस हो गए। और कोस्टल एरियाज में या ब्रैकिश स्वेम्स में मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये फॉरेस्ट क्लियरिंग वगैरह हो गया, ये वेजिटेशन हो गया। आई थिंक कि यहाँ तक जो है चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो बहुत आसान चैप्टर है ना। चीज़ें जो मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ वो अगर आप एक बार दो बार ये वीडियोस देख लेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं आप आगे आने वाले सारे, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मैं आपको
चीज़ें आसान आप लोगों के लिए कर दूं। अगर कुछ भी वर्ड आपको नहीं समझ में आता है या कुछ भी चीज़ है तो आप क्या करेंगे, बार बार आप गूगल में ढूंढेंगे, नेट पे ढूंढेंगे, है ना, तो थोड़ा टाइम वगैरह आपका लगेगा। तो बेसिकली क्या है कि आपने अगर ये बुक पढ़ भी ली है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ ली होगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये सेकेंड पार्ट लाने में थोड़ा सा देरी हो गई, तो कुछ लोगों ने इस बीच में पढ़ ली होगी। तो लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के इन वीडियोस को देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। अगर आपने कुछ चीज़ें पढ़ ली है तो रिवीजन भी हो जाएगा। और ये भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या ये भी मैं आपको मतलब कह सकता हूं कि आपको जरूर कुछ ना कुछ नया यहां पर देखने को थोड़ा बहुत मिल जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि किसी भी बुक को अगर आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आप दोबारा अगर उसी बुक को पढ़ेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स जरूर नए मिलेंगे। तीसरी बार पढ़ेंगे तो फिर आपको कुछ एक दो पॉइंट्स नए मिलेंगे। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपने ये चीज़ पढ़ भी ली है तब भी आप थोड़ा सा इसको एक दो बार देख लें, ताकि आप लोगों का जो है वो इससे बेनिफिट और ज़्यादा हो जाए। और अगर आपने पहले से पढ़ ली है, समझ ली है, तो कोई बात नहीं, रिवीजन तब भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में इसका जो आगे का पार्ट है वो हम देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं। फुल कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो ऐड फ्री मिल जाएंगे, और जल्द से जल्द आपको सारे के सारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ फुल कोर्स में हम लोग चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स और क्विजेज जो है वो भी ऐड करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी अगर आपको कोर्स को एक्सेस करने में या परचेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे support@okul.co इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।